कहते हैं कि घाव समय के साथ भर जाते हैं, लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते। और ऐसा ही एक घाव है देश की राजधानी दिल्ली के दिल पर 84 के दंगों का। राजनीतिक दंगों के वो घाव आज भी यहाँ हरे हैं। इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं वो दिल्ली के तिलक नगर की विधवा कॉलोनी है। इस कॉलोनी का नाम 84 से पहले विधवा कॉलोनी नहीं था। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि 84 के दंगों के बाद जिन परिवारों के समस्त पुरुषों को चुन चुन के मार दिया गया, उनकी विधवाओं को बाद में उसी सरकार ने यहाँ पर बसाया, जिसकी वजह से यहाँ पर दंगे हुए थे। उन विधवाओं के आज क्या हाल हैं, उनके बच्चे कैसे जिए और क्या जो 40 साल पहले हुआ था उसका दर्द अगली पीढ़ी भी झेल रही है, यही जानने के लिए आज हम आए हैं तिलक विहार की इस विधवा कॉलोनी में। तिलक नगर की इन तंग गलियों में हम 84 में हुई सिख नरसंहार की उन विधवा महिलाओं से मिलने पहुंचे जो 40 साल पहले अपना घर बार और पति गंवाकर यहाँ जीवन के संघर्ष का एक नया अध्याय शुरू करने आई थी। तभी से इस जगह का नाम विधवा कॉलोनी पड़ गया। क्या 40 साल में दंगों के घाव भरे? क्या जीवन के संघर्ष की ये राह कुछ आसान हुई? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानने हम आगे बढ़ ही रहे थे कि सब्जी की दुकान पर बैठी पप्पी कौर मिली। पता चला कि दंगाइयों की भीड़ ने इनके पिता समेत परिवार के 10 पुरुषों की 1 नवंबर 1984 की रात निर्ममता से हत्या कर दी थी। तब इनकी उम्र महज 15 साल थी। विधवा माँ के साथ वो इस विधवा कॉलोनी में आ गईं। हम अपने घरों में घुसे जरूर, लेकिन फिर भी अपने परिवार को बचा नहीं पाए। अब लोगों के लिए तो 40 साल हो गए, हमारे लिए 40 साल नहीं हुए। हमारे तो अभी भी ताज़ा जख्म है। हम याद करते हैं तो वही लाशों के ढेर हमारे आंखों के सामने आ जाते हैं। 3 दिन रात हाथ जोड़ते रहे, मदद मांगते रहे, किसी ने हमारी कोई मदद नहीं करी। किसी ने हमारे को कहीं एक पानी का घूंट नहीं पीने दिया। भूखे प्यासे इधर उधर भागते रहे, जैसे भेड़ बकरियों को हाँक देते हैं, ऐसे हमारे को घरों से निकाल दिया गया। कुछ भी नहीं बचाया हमारा। बहन बेटियों की इज्जतें लूट ली, भाइयों बहनों के भाई छीन लिए, माओ के स्वाग उजड़ गए। क्या बचाया? कुछ भी नहीं बचा। माओ के लाल चले गए। एक घर के किसी के 2 बेटे थे, 2 मर गए, किसी के 4 थे, 4 मर गए। कुछ भी नहीं बचा। पप्पी कौर ही नहीं, इस विधवा कॉलोनी के लगभग हर घर में 84 के 1 नवंबर से 3 नवंबर तक के दिल दहला देने वाले हत्याकांड की दहशत 40 साल बाद भी दिखाई देती है। अतर सिंह की पत्नी आज भी नहीं भूली कि कैसे दंगाइयों ने उनकी आंखों के सामने उनके पति की आंखें निकाल ली थी और तड़पा तड़पा कर जान ले ली। याद है, क्या याद दिलाऊं। आंखें निकाली मेरे सामने, आंखें निकाली मेरे सामने। मैं कह रही हूँ मेरा आदमी 30 पैसे की दाल ले आया है, वो खा ले, फिर बताना क्यों आए हो तुम। मेरे सामने आंखें निकाली। बाद में बोला कि तुम बच्चों के लिए लेके दौड़ जाओ, कहीं भाग जाओ। मेरे से भागा ही नहीं गया। वो तो ट्रक चलाता था, वो ट्रक चलाता था, ड्राइवर था। मेरे को बोला आप भाग जाओ बच्चों को लेके। आंखें निकाल रहे, ऐसे तड़प रही आंखों से। सरियों से मारा, हमें लाठियों से मारा। फर्श बाजार थाने में मिलिट्री वाले आए, वो लेके गए मुझे। मेरे बच्चे भी नहीं मिले। फर्श बाजार थाने में मैं पिछाड़ भी नहीं बच्चों को। हमारे साथ ऐसे जुल्म किया, क्या करें। हर एक साल आते हैं और जख्म दे जाते हैं, बातें करते हैं। किसके आगे क्या रोना और क्या करना। सारी उम्र का रोना दे गया। बेटा गया जवान, वो बेटा गया, ये बेटी गई। क्या है, जी के क्या करना है। अब कुछ सारी उम्र कट गई, थोड़ी सी ये भी कट जाएगी, क्या करें। नाम ले लेके मारा है इन्होंने। मेरे 3 भाई, 3 मेरे जीजा, किसको क्या बताएं। घसीट घसीट आंखें निकाली, उसकी तो आंखें भी नहीं निकल रही थी। हाथ जोड़ रहे हम, पैरों पे चुन्नी गिरी। हमारे भाई भी मार दिए, आदमी ख़त्म कर दिए,
पूरा परिवार चला गया, अब हमें तो छोड़ो। अमृत कौर की उम्र 84 में मात्र 22 साल थी जब दंगाइयों के हाथों मारे गए अपने पति की लाश छोड़कर उन्हें अपने 3 बच्चों के साथ जान बचाकर भागना पड़ा। काम पे जा रहे थे, काम से वापस कर दिए, सारों को खींच खींच के घरों से मारा। हमने खुद आंखों से देखा, हमारे सामने 3-3 टुकड़े करे, फिर शाम को जला दिया उनको। हमें कह रहे लेडीसें औरतें आप बाहर निकलो, बाकी इतना सा बच्चे को भी नहीं छोड़ेंगे। कहता ये कभी नांग होके सांप होके ये हमें ही डंग मारेंगे। कहता ये हमारे सामने की बातें, आंखों के सामने हमें निकाल दिया। कपड़े कपड़े कुछ नहीं थे, बिल्कुल ऐसे ही निकाला घर से बाहर। सारा सामान ले जा रहे, हमारे सामने लेके जा रहे सारा सामान भी, और ऐसे आदमी पड़े हुए, हम उनके सामने निकल निकल के जा रहे। वो गाड़ी आ गई पेट्रोलों की सरकारी, पूरी भर भर के कारें, गाड़ी आ गई पूरी पेट्रोल की, हमारे सामने तेल डाल रहे, तेल डाल डाल के जला रहे। 75 साल की वाना बाई को तो लगता है कि 40 साल नहीं बल्कि ये कल की ही बात है जब दंगाइयों ने उनके सामने ही उनके पति के सर पर वार करके जान ले ली थी। मेरा घर वाला गुजर गया, मेरा देवर गुजर गया, भाई मेरे पिताजी 2 भाई गुजर गए 84 में त्रिलोकपुरी में। बहुत दुख देखा, आंखों से देखा, अपने आंखों से देखा। आपको याद है उस दिन हुआ क्या था जब इंदिरा गांधी का जो कार्ड हुआ था बेटा, तो 2 दिन भी नहीं हुए थे, 7 दिन हो गया था कला में। तो बहुत बुरा हाल हुआ था, लाशों का ढेर देख देख के हम तो पिट रहे थे। मेरे बच्चे थे 5 उस टाइम, 3 बेटा थे, 1 बेटी थी मेरी। छोटे बच्चे थे मेरे, 11 साल के, कोई 10 साल के, है ना। बहुत दुख देखा, जली लाशें देख रहे हैं। मेरे घर वाले को मार मार के सब फेंक गए हमारे सामने, सिर फोड़ दिया मेरे घर वाले का। आधिकारिक आंकड़ों की माने तो 84 के सिख विरोधी दंगों में करीब 2700 लोग मारे गए, लेकिन तिलक विहार की विधवा कॉलोनी की दंगा पीड़ित महिलाओं की माने तो सिर्फ विधवा कॉलोनी में ही 7 से 10,000 विधवाएं थीं जो सिख विरोधी दंगों में अपने पतियों को खोने के बाद यहाँ आकर बसी थीं। कितनी महिलाएं थी यहाँ? क्या सबका दर्द यहाँ कोई 10,000 महिलाएं, 10,000 महिलाएं। ये पूरी कॉलोनी है, वो कॉलोनी है, सारे पूरे 10,000 विधवाएं। बहुत मुश्किल काटा, आटा मांग मांग के खाया, कपड़े मांग मांग के पहने। 7-8-9 हज़ार तो विधवाएं थी हम बेटा। अब सारी ख़त्म हो गई, अब तक ना पेंशन आ रही है ना कुछ, लारे लपे देते हैं। बस नवंबर आता है और सारे वो बनते हैं कि हम अच्छे हैं। अच्छा नहीं है। किसी के घर जाओ, किसका दुख सुख देखो, क्या हो रहा, किसके घर में क्या बन रही है कि नहीं बन रही है, ये देखना चाहिए। ये किस लिए है? हमारा कोई नहीं है, हमारा गुरु महाराज है। यहाँ बसी विधवाओं के आंकड़ों के आकलन में भले अंतर हो, लेकिन सिख विरोधी दंगों का जिम्मेदार कौन है, इसे लेकर यहाँ बसे दंगा पीड़ितों को कोई भ्रम नहीं है। ये सभी तत्कालीन कांग्रेस सरकार को सिखों के नरसंहार के लिए जिम्मेदार मानते हैं। इंदिरा गांधी के बेटे ने, राजीव गांधी ने बोला कि ये जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। ये उनके लफ्ज से, साथ में अमिताभ बच्चन भी था, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो क्या सिखों के लिए ही धरती हिली थी? हाँ, जब 2 जनों ने मारा तो 2 जनों को तुमने तुरंत ख़त्म कर दिया, लड़ाई ख़त्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने पब्लिक को भड़काया, पब्लिक आम आदमियों को मार रहा है, जिंदों को गले में टेर डाल डाल के जला रहे हैं। ये राजनीति थी, बड़े लोगों ने ही करवाया तो उनकी राजनीति है ना। वो सोच रहे हैं हमारा ही राज रहे, सिखों का राज ना रहे। हाँ, सिखों को जो ख़त्म करवाया बड़े बड़े नेताओं ने ही कराया। हमारे उधर का एकचल भगत था, दिल्ली कैंट का सज्जन कुमार हो गया, हाँ, और इधर अपना इधर फुलबंगश का टाइटलर हो गया। ये बड़े बड़े लोग अगर जे हम आम आदमियों को समझाते तो शायद आज ये विधवा कॉलोनी नहीं बनती। सरकार बहुत कुछ कर सकती थी, पर सरकार ने खुद मराया हमारे सामने, आंखों के सामने, तो सरकार क्या रोकेगी? अफसोस की बात है कि हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में 72 घंटे कत्लेआम हुआ, जहां प्रधानमंत्री भी है, राष्ट्रपति भी है, गृह मंत्री भी है, पुलिस कमिश्नर है, एलजी है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। अफसोस की बात, सुप्रीम कोर्ट के आसपास भी लाशें बिछी रहीं, कोई सुमोटो लेने वाला नहीं। 5,000 सिखों का कत्लेआम हो गया,
क्या सिख देश के वासी नहीं थे? सिखों ने इस देश को आज़ाद नहीं करवाया? देश का राजा ही प्रजा को मरवाने के लिए अपनी सारी जो एनर्जी है वो लगा दे और ये कह दे कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। क्या राजा का मतलब ये है कि जो हुआ है वो ठीक हुआ है? उसको जस्टिफाई किया राजीव गांधी ने। तिलक विहार की दंगा पीड़ित ये महिलाएं सिर्फ विधवा नहीं थीं, माँ भी थीं। इनका मानना है कि सिख विरोधी दंगों के बाद भले ही तत्कालीन कांग्रेस पार्टी ने अपने पाप के प्रायश्चित के तौर पर इन्हें विधवा कॉलोनी दे दी, लेकिन अकेले बच्चों को पालना इनके लिए आसान नहीं था। कोठियों में पाला, फिर इधर आए, इधर शाहपुरे में गुरुद्वारा बन रहा था, बेलदारी करी। आप जैसे ने कुछ मदद कर दी, उसने कैसे करके पाल लिए। सेंटर में काम करती थी, सिलाई करती थी, 1000 वगैरह सब मिलता था मेरे को, उससे मैं गुजार करती थी, बच्चों को खिलाती थी, सूखी रोटी खिला, चटनी बनी बना के खिलाती थी बच्चों को। क्या करें, दुख से टाइम निकाल लिया अपना, क्या करें। यही कहानी जो हमारे भाई बता रहे, यही कहानी हमारी सच्ची कहानी। सब इकट्ठे थे सारे वहाँ पर, सारे इकट्ठे थे वहाँ पर। सबको दिक्कत आई, बच्चे कोई पढ़ गए, कोई नहीं पढ़े, ऐसे नशेड़ी बन गए। मेरे भाई का लड़का नशेड़ी बन गए, तो बच्चे ऐसे बन गए, बच्चे कोई पढ़ गए, कोई नहीं पढ़े। बहुत बच्चे नशेड़ी बन गए, बिगड़ गए, गुजर गए। हाँ जी, बच्चे पढ़े लिखे नहीं, माँ जाए नौकरी करें, यहाँ पर काम करने जाए, सेंटर में इधर काम करें, सिलाई सेंटर में काम करें, उधर काम करें, बच्चे बिगड़ गए पीछे। खाने को नहीं मिलता नहीं था, ऐसे नशा पत्ते में पड़े जाते थे। फिर बच्चे खाने पीने को मिलता नहीं था, बच्चों को भूखे प्यासे जाते थे बच्चे हमारे। बहुत दुख काटे बेटा, क्या होता है, बड़ी क्याड़ी है हमारी तो। बहुत अन्याय किया है, आदमी चले गए, क्या कहते, फिर औरतें क्या करें? आदमी बिगड़ तो अंधेरा ही है औरतों का। 20-20 साल कैसे काटी उम्र, हमारा दिल जानता है। वो बच्चों का बाप चला गया छोटा छोटा, कैसे बच्चों ने पाला पोछा, कैसे हमने किया, वो तो हमारा मन ही जानता है। जिंदगी तबाही हुई बेटा, बहुत ही मुश्किल हुआ, बहुत ही हालत खराब हुई हमारी तो। रक्त रंजित अतीत का दर्द समेटे अपनी आने वाली पीढ़ी के सुनहरे भविष्य के लिए विधवा कॉलोनी की महिलाओं के पास काम पर जाना मजबूरी थी, लेकिन ये मजबूरी मुसीबत का पहाड़ बन गई। देख रेख के अभाव, गरीबी और शिक्षा न मिलने से इस कॉलोनी के बच्चों की ये पीढ़ी नशे के चंगुल में फंस गई। विधवा कॉलोनी की इन बेबस माओं के लिए 84 के दंगों ने परिवार को बिखेरा और जीवन संघर्ष की चुनौतियों ने अगली पीढ़ी को नशे में धकेल दिया। एक पीढ़ी तो 84 में चली गई, दूसरी पीढ़ी हमारे तिलक विहार की नशों में चली गई, तीसरी पीढ़ी है वो भी नशे करते हैं। नशों में क्यों चली गई? गरीबी के कारण, अनपढ़ होने के कारण। आज हमारे पिताजी होते तो वो कमाते, तो हमारी माएँ हमें संभालती। जब माएँ हमारी काम पे चली जाती थी हमें रोटी खिलाने के लिए, तो फिर नशों में ही जाएंगे वो, कोई उनको संभालने वाली नहीं होएगा। पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो गलती काम करेंगे वो। जो उस टाइम थे छोटे, उनके सिर से माता पिता का हाथ उठ गया, वो चले गए। यहाँ पर आए, वो माताएं थी अपने बच्चों को पालने में लगी, वो काम पे जाती थी। पीछे सरकारी कुछ एजेंट थे, उन्होंने बच्चों को नशा सिखा दिया, कईयों को जेब कतरा बना दिया, यानी कि गलत लाइनों में डाल दिया। ये जताने की कोशिश की कि ये लोग ऐसे हैं, जबकि सरकार को चाहिए था कि जो बच्चे छोटे हैं, बच्चे उनको तालीम देते, पढ़ाते, उनको लायक बनाते, वो देश का भविष्य थे। लेकिन एक जनरेशन को इन्होंने कत्लेआम किया और दूसरी जनरेशन जो थी, हमारे बच्चे थे छोटे छोटे, उनको नशों में, बुरी आदतों में डाल दिया। उनमें कई सैकड़ों नौजवान हमारे मारे गए। 84 के सिख विरोधी दंगों के 40 साल बीत गए। एक पीढ़ी दंगों में, दूसरी नशे में चली गई। अब तीसरी पीढ़ी भी तैयार हो रही है, जो दंगों का इतिहास भी जान रही है और बिखरे परिवार से पैदा हुए नशे के हालात भी। यहाँ के गुरुद्वारे में 84 के सिख विरोधी दंगों में मारे गए उन सभी लोगों की तस्वीरें लगी हैं, जिनकी विधवाएं और रिश्तेदार यहाँ रहते हैं। तिलक नगर के विधवा कॉलोनी के अंदर ही बसा
ये इलाका है और यहाँ का ये गुरुद्वारा है और इस गुरुद्वारे में उन सभी लोगों के फ़ोटो लगे हैं जो 84 के सिख कत्लेआम में शहीद हुए थे। इन फ़ोटो को हर साल पिछले 40 साल से यहाँ पर लोग श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन जो भी गुरुद्वारे में आता है वो यहाँ ये तस्वीरों को देखकर जाता है और ये जानता है कि 84 के जो सिख कत्लेआम हुए थे, सिख विरोधी दंगे हुए थे, उसमें किस तरह से लोगों को अपनी शहादत देनी पड़ी थी, लोगों का किस तरह से कत्ल किया गया था, कौन कौन गए थे, सबकी तस्वीरें यहाँ पर लगी हैं। और विशेष बात यह है कि इनमें से अधिकतर पुरुषों की तस्वीरें हैं, जो ये बताती हैं कि ये विधवा कॉलोनी ऐसे ही नहीं बनी। ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे चुन चुनकर उस दौरान पुरुषों को घर से बाहर निकालकर मारा गया था और उनके घर की महिलाओं को छोड़ दिया गया था। 84 के सिख विरोधी दंगों को बीते 40 साल हो गए। अब तीसरी पीढ़ी भी बड़ी हो रही है। नरसंहार के साक्षी रहे अपने बुजुर्गों को वो आज भी न्याय की आस में आंखें बिछाए देख रहे हैं। साथ ही सिखों के साथ हुई इस हिंसा के जिम्मेदारों पर लानतें देते भी देख रहे हैं। तो सरकार ने जो किया है वो भुगत रही है, कांग्रेस तड़प रही है। कांग्रेस सत्ता में आने के लिए आप देख रहे हैं कितने हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन वो अगर इनकी अदालतों ने हमें न्याय नहीं दिया तो वो ऊपर वाला दे रहा है उनको। हम रोज़ ही गुरुद्वारे आके अरदास करते हैं। जिन लोगों ने किया है उनको कीड़े भी पड़े, एचकेएल भगत को कीड़े पड़े, उसको सर्वेंट क्वार्टर में उनके बच्चों ने, उनके बेटों ने बाहर रखा था, माडा डाउन रहते थे, समझे। और ये टाइटलर है, ये भी, इसकी भी ज़िंदगी ये नहीं है। इसके टॉयलेट भी चेक होते हैं जब ये टॉयलेट जाता है, तो ये ज़िंदगी नहीं है, समझे। सज्जन कुमार है, वो भी जेल में पड़ा है, उसके भी बच्चे तड़प रहे होंगे, वो भी बच्चों के लिए तड़प रहा होगा। सज़ाएं मिल रही हैं, लेकिन जिस तरीके से सज़ा मिलनी चाहिए थी उस टाइम ही ये हमने एक हुज द गिल्टी बुक छपी थी, आपने पढ़ा होगा, मेरे पास पढ़ी है। उसमें एक एक आदमी का नाम दिया हुआ है, एक एक किसने कत्लेआम कहाँ किया, किसने रेप किया, ऐसे जानवरों की तरह घुमाया गया। औरतों को भी, कई ऐसी प्रेग्नेंट लेडीजें थी जो चलते चलते उनको बच्चा हुआ है। ये जुल्म, ऐसा जुल्म हमने मेरी 75 साल उम्र है, हमने सुना तक नहीं है। नहीं भरे जख्म हमारे अभी तक याद है। 40 साल बता निकल के दुखी निकले। 40 साल हमारे बहुत दुखी निकले। क्या कर, दुख काट काट के ये दिन आ गए। उससे जाइए मेरी बात। लड़ाई लड़ रहे हैं, जब तक हम जिंदे हैं हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम मर जाएंगे तो हमारे जो बच्चे हैं ना, हमने उनको पूरी किताब खोल के बता रखी है, हमारे बच्चे लड़ाई लड़ेंगे। ये कभी भी ख़त्म नहीं होएगी लड़ाई, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। तो कहते हैं ना कि भूल जाओ, कैसे भूल जाएं। सिख कभी हार मानने वालों में से नहीं है। हमारे गुरुओं ने कहा है कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ तबे जाके गुरु गोबिंद सिंह नाम कहलाऊँ। हमारे गुरुओं की फौज है, कभी हार नहीं मानेगी और ना हमें कोई झुका सकता है, ना हम झुके ना झुकेंगे। 84 के सिख नरसंहार के बाद बसाई गई इस विधवा कॉलोनी में अब वो बहुत कम विधवाएं बची हैं जिनके घर के पुरुषों को, जिनके पति को मार दिया गया था। लेकिन उनके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे आज भी यहीं रह रहे हैं। और दुख की बात यह है कि इन बच्चों के साथ वो न्याय नहीं हो पा रहा। एक तरफ उस न्याय की आस है जो उन्हें सरकारों से है, अदालतों से है, दूसरी तरफ बच्चों की परवरिश की बड़ी चिंता है, क्योंकि यहाँ कई बच्चे अच्छी तालीम ना मिलने के कारण, शिक्षा ना मिलने के कारण नशे की तरफ जा रहे हैं या फिर छोटे मोटे काम करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। शायद 84 के ये घाव इसीलिए आज भी पूरी तरह नहीं भर रहे हैं।